सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। आज हम पहुंचे हैं नगर निगम में। नगर निगम की कमिश्नर हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे शहर को सौंदर्यीकरण को लेकर, उनकी क्या क्या योजनाएं और शहर को कैसे अच्छा बनाया जा सके, इनकी क्या स्कीमें हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं। मैडम, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ पानीपत पर। थैंक यू। मैम, शहर को सुंदर बनाने के लिए बीजेपी के तो चलो मेयर लगे हैं, नगर निगम क्या कर रहा है इसके लिए? देखिए, जो नगर निगम की मेन मूलभूत सुविधा जो लोगों को देनी है, सबसे पहले हमारा फोकस वो रहेगा। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ की कि शहर एक साफ रहे तो वो सुंदर अपने आप ही लगने लग जाता है। तो इस बारे में हमारे जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है, क्योंकि आज के टाइम में मैक्सिमम जो सफाई का कार्य है किसी भी नगर निगम में सब आउटसोर्स हैं, तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको हमने पुलअप किया है और उन्होंने अपने संसाधन पिछले काफ़ी दिनों में काफ़ी बढ़ाए हैं, पिछले कुछ एक दिनों में। तो उससे हमें उम्मीद है कि शहर में हमें सफाई व्यवस्था में सुधार मिलेगा। और इसके साथ साथ ही हमने अभी स्वच्छ सर्वेक्षण के चलते भी हमने काफ़ी सारी जगह पे ट्विन बिन्स लगाए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी अनुरोध करना चाहूँगी कि जो हमने डस्टबिन्स लगाए हैं उनका प्रयोग करें, इधर उधर कचरा ना फेंके। इसके साथ साथ अभी हमारे पास और भी डस्टबिन्स हैं जिनको कि हम लगाना चाहते हैं शहर में, और उसमें हमें कहीं ना कहीं जिस भी कमर्शियल एरिया में हम लगाने जाते हैं थोड़ा सा लोगों से कॉपरेशन की कमी मिलती है कि जी मेरे घर के आगे नहीं लगाना, मेरी दुकान के आगे नहीं लगाना, और वो करते करते खिसकते खिसकते वो काफ़ी आगे तक चला जाता है, ऐसी जगह चला जाता है जहाँ उसकी यूटिलिटी नहीं है। तो मैं ऐसे में चाहूँगी कि लोग अपना उसमें भी कॉरपोरेशन दे हमारे निगम को, और हम ये उनकी सुविधा के लिए लगा रहे हैं, डस्टबिन्स लग रहे हैं। तो वो इसमें अगर हमारा साथ देंगे तो इससे जो लिटरिंग की प्रॉब्लम है शहर में उसमें काफ़ी हद तक हमें सुधार मिलेगा। इसके अलावा जो हमारे पार्क्स हैं उनके भी सौंदर्य करने की व्यवस्था हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सीएम अनाउंसमेंट्स में भी हमारे कार्य चल रहे हैं और इसमें हमने ये भी मैं कहूँगी हमने एक नियम बनाया है कि सबसे पहले किसी भी पार्क की जो बेसिक ग्रीनरी है उस पर फोकस किया जाए। जब वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद में उसमें अगर कोई पत्थर लगाना है, कोई और फर्दर उसमें एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो वो व्यवस्था बाद में हम देखें। सबसे पहले उस पार्क की जो बेसिक ग्रीनरी वगैरह है, इस चीज़ों को वहाँ पे हरियाली मेंटेन करने के लिए हमारे सभी जो म्युनिसिपल इंजीनियर्स हैं उनको हमने निर्देश दिए हैं। मैडम, बड़ा सवाल एक ये है कि पानीपत का नगर निगम हमेशा सुर्खियों में रहा है, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, चाहे वो टेंडरों को लेकर आए। जब आपने ज्वाइन किया, मानते थे कुछ भ्रष्टाचार था, कुछ फर्क पड़ा है इसमें कि अभी भी उसी लाइन पे चल रहा है? मैं ये समझती हूँ भ्रष्टाचार पे काफ़ी कंट्रोल हुआ है। और जब मैंने ज्वाइन किया था तो कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो कि थोड़े से मैं कहूँगी कॉम्प्लिकेटेड भी थे और जिनमें कि काफ़ी एलिगेशंस लगे हुए थे। वो मेरे ज्वाइनिंग से पहले ही सरकार के निर्देश के तहत, जो खास करके एक 22 करोड़ की ग्रांट थी, वो सरकार के निर्देशानुसार मेरे ज्वाइनिंग से पहले ही वो सारे कार्य रिजेक्ट कर दिए गए थे। उसके पश्चात जो सिंगल बिड में टेंडर दिए गए थे, हमने वो सारे टेंडर्स रद्द कर दिए और उन ठेकेदारों को भी हमने मैसेज किया कि कोई भी इस प्रकार का कार्य आगे वो नहीं करेंगे, और अगर करेंगे वो अपनी कॉस्ट पे करेंगे, हम उसकी नगर निगम से पेमेंट नहीं होने देंगे। और इसी प्रकार से जो और भी हमारे सेवाएं नगर निगम दी जाती हैं, वो हमने ज़्यादातर सेवाएं अब सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन कर दी है। चाहे वो हमारा CFC सेंटर हो या सरल अंत्योदय केंद्र हो, लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज मिलती है, जिससे कि ह्यूमन इंटरफेस की जो एक बात आती है वो काफ़ी हद तक हम ख़त्म करने की कगार पे हैं। और जल्द ही ये पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा। और जब ये सिस्टम पूरा ऑनलाइन हो जाएगा, जिसमें कि ये ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल भी जिसमें से कि एक है, जब ह्यूमन इंटरफेस ही खत्म हो जाएगा तो उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगना या इस तरह की बात होना भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे ज्वाइनिंग के बाद मैंने भरपूर कोशिश की है और काफ़ी हद तक जो नगर निगम में सुर्खियों में रहता है और जो नेगेटिव चीज़ों के लिए रहता है उसे हमने हटाने की कोशिश की है। मैडम, आपने टेंडरों की बात की, कुछ रद्द की जाए। अभी आपकी नॉलेज में एक मामला भी होगा कि पार्वती इंटरप्राइजेस की जो 30 करोड़ रुपए का जो फाइलें थी वो कुछ यहाँ से गुम हुई हैं, उसके FIR करने के अपने आदेश भी जारी किए हैं। वो क्या मामला था? देखिए, कुछ एक दिन पहले मेरे संज्ञान में जो हमारे एक्शन साहब है वो ये लेके आए थे कि कुछ एक फाइलें गुम हैं, जिसके रिगार्डिंग ही हमने उन्हें निर्देश दिया था कि वो फाइलों को ढूंढवाएं, यदि नहीं मिलती है तो FIR कराएं। और जो उन्होंने मुझे ज्ञात हुआ है कि वो फाइलें काफ़ी सारी मिल गई हैं, कुछ एक डी प्लान की भी थी, पर वो फाइलें काफ़ी हद तक मिल चुकी हैं। और कुछ एक फाइलें ऐसी थी जिनकी कि इनफैक्ट मतलब फाइलें भी प्रॉपर ढंग से बनी हुई नहीं थी, तो उनकी हमने डुप्लीकेट फाइल्स बनाई हैं। तो क्या कौन सी फाइलें थी वो? अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं कि एक की फाइलें थी, एक की कंपनी की फाइलें थी, ठेकेदार की फाइलें थी,
तो वो कहाँ कैसे गुम होगी? तो कैसे अब जब क्योंकि आदेश दिया आपने एफआईआर दर्ज करने की, एकाएक फाइलें कैसे मिल गई वो? देखिए इन उन लोगों ने अपने ऑफिस में ढूंढी थी, क्योंकि जैसे ही ये सारा मुद्दा हुआ था तो कई सारे हमारे इंजीनियरिंग विंग में भी ट्रांसफ़र हुई थी। जो मेन एक्सियन थे अंकित लोहान जी, उनका भी ट्रांसफ़र हुआ था, नए एक्सियन ने ज्वाइन किया था, वो भी यहाँ पे नए थे। और उसके पश्चात उससे जस्ट पहले लगभग 100-200 करोड़ के काम निगम में चल रहे थे। तो उसके चलते जब काम बहुत ज़्यादा और बहुत वेरिड होता है तो कई बार हर निगम में या किसी भी दफ्तर में मैं कहूँ कई बार फाइल इधर से उधर हो जाती है। तो मेरे ख्याल से वो मुद्दा था और फाइलें वो मिल चुकी हैं। अभी निगम की कितनी देनदारी बकाया है ठेकेदारों को? और अभी ये भी बता रहे हैं कि पैसा नहीं है निगम में, लेकिन टेंडर जो है जारी किए जा रहे हैं। देखिए अभी हाल फिलहाल नगर निगम से मेरे आने के पश्चात केवल सीएम अनाउंसमेंट जिसका पैसा हमारे खाते में आ गया, उसके अलावा एक सिंगल टेंडर जारी नहीं किया गया है। कारण कि हमारे पास ऑलरेडी देनदारी लगभग 100 करोड़ के करीब हमारी देनदारी है। तो इसी के चलते मैं जो बेसिक नीड के हमारे काम है, कोई स्वच्छता के काम है छोटे मोटे, उसके अलावा हमारे यहाँ पे पिछले 3 महीने में सीएम अनाउंसमेंट्स और डी प्लान जिसका भी पैसा सरकार द्वारा दिया जाता है, इसके अलावा कोई भी टेंडर नहीं लगाया गया है। मैम, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं इसे कांटों की कुर्सी कहा जाता है। कई कमिश्नर आए, उन पर छाप यही लगी रही कि भ्रष्टाचार में वो लोग डूबे रहे। कितना मुश्किल हो पाता है इस कुर्सी पे बैठकर अफसरों को घेरना या अफसरों से बातचीत करनी? क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं? मैं ये बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि ये कांटों का ताज है और गिवन प्रेजेंट सिचुएशन में ये बड़ा चैलेंजिंग भी है। पर मैं ये भी समझती हूँ कि मैं आईएएस में आई हूँ तो एक चैलेंज लेने के लिए ही अपने जीवन में आई हूँ। और मैं समझती हूँ कि अगर चैलेंज ही ना हो तो जीवन बड़ा ही उदासीन और गमगीन लगने लग जाता है। तो ये बात बिल्कुल आपकी सत्य है। और ख़ास करके नगर निगम जहाँ पे कि सारी जो सेवाएं हमारी सीधी लोगों तक जाती है, सीधा लोगों का इंटरफेयर्स हमारे साथ रहता है, ऐसी सिचुएशन में ये और भी चैलेंजिंग हो जाती है। परंतु हम अपनी पूरी निष्ठा से लगे हुए हैं, मेरे साथ मेरी पूरी टीम भी लगी हुई है। और देखिए चीज़ों को बदलने में थोड़ा सा समय लगता है, पर मैं ये मानती हूँ वो अवश्य बदलती हैं और अच्छे के लिए बदलती हैं। और जल्द ही इसके परिणाम ग्राउंड लेवल पे भी दिखने लगेंगे, जो चीज़ हम अभी केवल ऑफिस में कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये ऑनलाइन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, इससे ये धीरे धीरे मतलब कांटों के ताज की बजाय फूलों का ताज बनेगा। कभी कई बार ऐसा नहीं लगता कि इतना जोखिम भरी ये जिस सीट पे आप बैठे हैं कि अपना ट्रांसफ़र करा लीजिए, कहीं और चले जाएं? देखिए मेरे 7-8 ट्रांसफ़र ऑलरेडी हो चुके हैं और पिछले 7-8 पोस्टिंग जहाँ पे भी रही हूँ, कोई भी पोस्ट किसी भी चीज़ में कम नहीं होती है, सारी ही कांटों के ताज की तरह होती है। और वो क्या आग का दरिया और डूब के जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये क्योंकि अभी बीजेपी बड़ी मेजोरिटी से आई है, तालमेल बिठाकर चलते हैं। जैसे भी जेबीएम का मामला जो मेयर हैं वो उठा रहे हैं कि जेबीएम कंपनी को 1 करोड़ से ज़्यादा के जो दिए हैं, तो जेबीएम कंपनी के ऊपर कुछ शिकंजा कसा जा रहा है, काम वो सही ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे? देखिए जो भी हमारे रूल में लिखा हुआ है उसके अनुसार हम जो एग्रीमेंट उनसे करके गए हैं, लगभग 8 महीने से जेबीएम का काम चल रहा है, उसके अनुसार हम उन पे पूरा जो भी उनको कार्रवाई करनी है हमने आके उन्हें लिखी भी है, उनसे हम काम भी ले रहे हैं और उनका काम में पहले से सुधार भी है। रही बात एक जो जनरल धारणा है पानीपत वासियों में कि ये इसे पहले यही कार्य 30-40 लाख में हो रहा था और ये कार्य अब इतने करोड़ों में हो रहा है, तो इसके बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगी लोगों को कि ये केवल कूड़ा उठाने के लिए उन्हें पैसे नहीं दे रहा है नगर निगम, ये पानीपत और सोनीपत का कंबाइन वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट बनना है। अगर ये देखिए कि हमें अगर कोई वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाना हो, पूरे भारतवर्ष में गिने चुने 3-4 प्लांट लगे होंगे और ऐसे और लगाने हों तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद में इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें आती है जिसके लिए कि व्यक्ति को अप्लाई करना पड़ता है और टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट भी करना पड़ता है। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ज़ीरो से अगर हमें कोई कहे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाना है तो इट विल बी अ वेरी कॉस्टली अफेयर। ओवर 2 years सरकार ने ये नीति बनाई है कि अगले 2 साल तक वो जिस प्रकार से कूड़ा उठा रहा है, एक प्रकार से हम उसे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने की किश्त दे रहे हैं। वो हमारा कूड़ा भी उठा रहा है और साथ में ही हम उसे जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की वो वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं सोनीपत में, हम उसकी उसे एक किश्त भी दे रहे हैं, हर महीने हम इंस्टॉलमेंट भी दे रहे हैं। तो अगर सामान्यतः देखा जाए प्रथम दृष्टया यह अपीयर होता है कि ये हम उसको अमाउंट हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, परंतु अगर ये देखा जाए कि हमें वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ज़ीरो से लगाना हो और एक साथ हमसे वो इतना पैसा ले ले
जितना पैसा उसके लगेगा, तो वो मेरे ख्याल से कोई भी नगर निगम इस फाइनेंशियल सिचुएशन में नहीं होगा कि वो लगा सके। अकेला पानीपत नगर निगम नहीं लगा सकता उसे, और ये तो नगर निगम पानीपत और सोनीपत दोनों को कंबाइन करके, और वो भी सरकार के निर्देशानुसार प्रॉपर टेंडरिंग प्रोसेस करके ये किया गया है। तो मैं नहीं समझती हूँ कि जो इसमें कॉस्ट फैक्टर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है। और रही बात एक जो लोगों में ये आती है कि पहले की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी थी, मैं नहीं समझती हूँ कि इस प्रकार की कोई बात है, क्योंकि अब ये जो कूड़ा है इससे एनर्जी बनेगी। अगर आप नेट देखिए कि आफ्टर 50 ईयर्स वेयर डू वी स्टैंड, अगर हम इसी प्रकार से जो पहले चली आ रही थी प्रथा कि कूड़ा उठाया और हमने लैंडफिल में डंप कर दिया, वही चलते रहेंगे तो हम कितने साल और जी पाएंगे? 10 साल, 15 साल में पानीपत पूरा का पूरा कचरे के ढेर के नीचे दब जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि इस स्टेज पे हम थोड़ा सा कॉस्टली परंतु एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ सोचें कि हम कैसे वेस्ट टू एनर्जी बनाएं। वो जब वेस्ट टू एनर्जी बनेगी तो हमारे इन्वायरमेंट में कितनी उसकी हेल्प मिलेगी, और इन नेट जो हमारे लोगों की लिविंग स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। तो मैं ये समझती हूँ कि एक जर्नल धारणा से थोड़ा सा बियॉन्ड निकल के भी लोग इस विषय में सोचें। और बाकी यदि फिर भी ये परसेप्शन हो कि ये महंगा है या कार्य अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये समझती हूँ हमारा जो हाउस है वो कम्प्लीटली सक्षम है। यदि उन्हें कार्य नहीं पसंद है तो वो इसको हटाएं और दूसरा कोई भी ठेकेदार वो लेके आए, प्रॉपर टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू करें। अगर पहले की व्यवस्था अच्छी लगती है तो वो पहले की व्यवस्था लेके आए। तो आई लीव इट अप टू द हाउस कि वो जिस प्रकार की व्यवस्था इस शहर के लिए चाहते हों, वो उनके कार्य क्षेत्र में आती है, वो उस प्रकार की व्यवस्था बनाए। अभी कुछ दिन पहले ही जो एक ट्राली से जो ईंटों से बड़ी ट्राली पकड़ी गई थी वो जेबीएम कंपनी की थी, उसको लेकर आपने संज्ञान लिया है कुछ? जी, इसको लेके हमने ईओ साहब को जांच मांग की थी और उसकी हमारे पास रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जेबीएम कंपनी जो है इसको जो इसका ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर है वो कूड़ा वार्ड नंबर 2 से वार्ड नंबर 2 के पार्षद के कहने पे एक नाले की सफाई कराई गई थी। उस नाले से जो कूड़ा निकला था, अब कूड़े में ये सेग्रीगेट कर पाना बड़ा कठिन होता है कि ये कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट था या किस प्रकार का वेस्ट था, या कूड़ा तो लोगों को कूड़ा ही दिखाई देता है, वो भारी है या हल्का है, इस प्रकार से लोग उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। और ना ही हमारे टेंडर में ऐसी कोई कंडीशन है, हमारे टेंडर डॉक्यूमेंट में भी किसी भी प्रकार का कूड़ा है वो जेबीएम ने उठाना है और उसका तुल कराना है, ये व्यवस्था है। परंतु उस ट्रैक्टर ट्रॉली ने वो कूड़ा उठाने के बाद, वे कराने के बाद वो वापस उसे लेके गया और वापस मुड़ के गया। जो भी उसके कारण रहे, तो इसमें इसकी गलती जो ड्राइवर है जेबीएम कंपनी के द्वारा एम्प्लॉयड, उसकी गलती डेफिनेटली निकल के आई है और आगे हम जो हमारा एग्रीमेंट है उसके अनुसार उस पर जो भी कार्रवाई बनते हैं हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे। दूसरा एक मशीन आई थी रात को, कई बार ये संद रोड पर देखी भी गई, रात के समय वो सफाई करती थी, वो एक गायब हो गई मशीन, उसके बारे में है आपके पास? देखिए, अभी आपके माध्यम से ही हमारे संज्ञान में आया है, हम इसकी जांच कराएंगे कि क्या हुआ है, वो मशीन कहाँ है। दूसरा क्या चाहती हैं, मतलब आप यहाँ से ट्रांसफ़र होके जाएं एज ए कमिश्नर, क्या चाहती है पानीपत के लिए, क्या करके जाएं कि लोग आपको पीछे याद रखें? जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे हर तरफ से केवल एक ही मुद्दा स्वच्छ पानीपत का मुझे सुनाई दिया था, और मैं चाहूँगी कि मैं ये समझती हूँ कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम कभी भी 100% सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि वो इतने मास स्केल का होता है कि आप कोई भी प्रोग्राम देखिए कभी भी 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि हमारी जो लोगों की अपेक्षाएं हैं वो बड़ी ज़्यादा होती हैं। तो मैं समझती हूँ कि उसमें अगर 90% तक भी अगर कोई सरकारी प्रोग्राम कर पाने में सक्षम होता है तो मैं समझती हूँ कि काफ़ी सफल है। तो मैं चाहूँगी कि जब मैं ये जाऊँ तो पानीपत वासियों को एक स्वच्छ पानीपत दे के जाऊँ, और इसी के लिए मुझे उम्मीद रहेगी और इसी के लिए मैं कार्यरत हूँ। डेयरियों को लेकर कुछ चल रहा है आपकी तरफ से? अभी जो कुछ नोटिस भी जारी किए गए थे उनको बाहर भेजने का कार्य, जो हमारे नए हाउस के मेंबरान आए हैं उन सबके निर्देशानुसार हमने अभी डेयरी शिफ्टिंग के पे भी कार्रवाई शुरू की है, और हमने काफ़ी सारे डेयरी संचालकों को नोटिस भी दिए हैं, और आने वाले समय में हम उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे। अभी एक टावर लाइट्स हैं या जो ऊपर की लाइट लगी होती हैं वो डायरेक्ट जो चलाई गई हैं, उसके किसी भी को मीटर नहीं है, डायरेक्ट खंबे पे कुंडी लगा दी गई। अभी कुछ दिन पहले मेरे ख्याल बिजली विभाग ने कुछ जुर्माना भी लगाने की बात की थी, तो उसको डायरेक्ट मीटर लगाए जाएंगे?
बिल्कुल ये पिछले कुछ एक दिनों में जब पिछला हाउस था तब बड़े ही मैं कहूँगी हैफेजार तरीके से लाइटिंग की व्यवस्था कराई गई और वही पॉलिटिकल प्रेशर के चलते लगाई भी गई। आगे हमने इसको बिल्कुल बंद कर दिया है। हम पूरी स्कीम के थ्रू, पूरी प्लानिंग के थ्रू जहाँ पे ज़रूरत है केवल वहाँ पे और केवल टावर के ऊपर ही हम लाइट्स लगाएंगे। इस पर हमने काफ़ी सख्ताई कर दी है और आगे नई लाइटें लगाने में हम पूरी उसको मतलब जांच करने के पश्चात ही वहाँ पे लाइट्स लगाएंगे। रही बात की जो पिछली लग गई हैं उनके लिए भी हम मीटरिंग की व्यवस्था कराने की कोशिश कर रहे हैं और हम बिजली निगम के अधिकारियों के साथ कॉन्टिन्यूसली टच में हैं और हमारे खुद के जो एमईज हैं वो अपने अपने क्षेत्र की जो लाइटें हैं उनको मीटर पे लाने के लिए कार्यरत हैं। एज ए कमिश्नर आप मानती हैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार रहा है पिछले के टाइम में, चाहे सड़कों की टेंडरिंग हुई हो, चाहे पार्कों की टेंडरिंग हुई हो, क्योंकि जहाँ 10 लाख का खर्चा था वहाँ 40 लाख दिखाए, 40 लाख का है वहाँ 80 लाख दिखाए। देखिए इस विषय में मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी और क्योंकि मेरे ज्वाइनिंग से पहले ही सरकार ने जो इस टाइप के संशय वाले जो कुछ एक कार्य थे वो मेरी ज्वाइनिंग से पहले ही सरकार द्वारा ही रद्द कर दिए गए थे, तो मैं इस विषय बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी। उम्मीद ये करें कि जब तक आप कमिश्नर हैं पानीपत भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाएगा निगम। हाँ बिल्कुल। तो ये थे कमिश्नर, पहली बारी इनके मुंह पे स्माइल जरूर देखिए क्योंकि कांटों का ताज है जो हम लोग बता रहे थे और कांटों के ताज के ऊपर बड़े आराम से ये लोग बैठकर काम कर रहे हैं और इनका एक सपना है, उस सपने को पूरा करने में लगे हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।